हेलो गाइस, मैं नितिन गौतम हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग साथ में कवर कर चुके हैं मैराथन में कंप्लीट। और इस बार क्या आपका पेपर है। और कई लोग को फोमो होता है, भाई एंशिएंट पढ़े ही नहीं या पढ़े हैं, याद नहीं है। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि एंशिएंट को लेके ज्यादा घबराइए मत। क्वेश्चंस 5-6 आएंगे, उसमें 2-3 बहुत डिफिकल्ट आते हैं। कट ऑफ ऐसे ही 80 नहीं जा रहा है, 90 नहीं जा रहा है, 100 नहीं जा रहा है, क्योंकि सब होता नहीं है। तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लिटरेचर में ऐसी ऐसी किताबें पूछते हैं जो मास्टर को खुद ही याद नहीं रहता है, तो वो बाद में आंसर निकालना किताब देख के इज वेरी इजी। तो भाई मैं यही बोलूंगा, अभी पेपर का टाइम है भाई, पैनिक नहीं करना है। जितनी चीजें आपको आती हैं उसी पे फोकस करो, उससे ही एग्जाम निकलेगा। बाकी आपको एक बार मैं क्या करूंगा, मेरे को बहुत शॉर्ट में इंसिन कराने बोला गया है। बहुत शॉर्ट में इंसिन कराने का मेरे को समझ नहीं आया कि देखो सब्जेक्ट तो एक्चुअली सब्जेक्ट का एक टाइमलाइन है, बट अगर उससे कम में कराना है तो हमको चीजें फिल्टर करनी पड़ती है कि भाई क्या कराएं क्या ना कराएं। तो जो मेरे को समझ आया कि एंशिएंट को कैसे हम शॉर्ट में, अगर किसी को एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग बनाना है एंशिएंट का, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरे को जो चीज समझ आई, बहुत शॉर्ट टाइम में हम एक चीज कर सकते हैं एंशिएंट के बारे में, कि हम एंशिएंट को टाइमलाइंस के थ्रू देख लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको इवोल्यूशन पता हो एंशिएंट में कैसे हुआ, एंशिएंट इंडिया में कौन क्या है, तो उससे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कब एग्रीकल्चर चालू हुआ, कब अर्बनाइजेशन चालू हुआ, कब सिविलाइजेशन चालू हुआ, कब कॉइनेज चालू हुआ, कब क्या चालू हुआ। तो उसमें भी कई बार आपको ठगने की कोशिश करती है यूपीएससी स्टेटमेंट देके एनालिटिकल, तो वो सब अपन पकड़ सकते हैं। तो ये वीडियोस एक तरीके से आपको शॉर्ट में कुछ रिवाइज करने के लिए है, इसको आप कभी भी होलिस्टिक ना समझें, लेकिन ठीक है इस टाइम पे हम ये कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। और हम क्या करेंगे कि हम एंशिएंट इंडिया को कोशिश कर दें कि हम कोशिश करेंगे कि हम एंशिएंट इंडिया को एक टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करें, है कि नहीं। क्योंकि इस टाइम में हमारा बेस्ट बेट वही है, और बहुत ज्यादा फैक्चुअली कुछ बताने का मतलब नहीं है, याद रहेगा नहीं, उल्टा पुल्टा और टिक लगा दोगे। तो आप जो पढ़े हो प्लीज ट्रस्ट इट। बाकी रिवाइज करने के लिए एक टाइमलाइन ले लो, समझ बनने के लिए ये ज्यादा यूजफुल है रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। कितना मेमोराइज कर लोगे 48 घंटे पहले, तो वो उस अप्रोच पे मत जाओ। सारा सवाल ऐसे भी नहीं करना होता है, ना होता है, करने का मन भी होगा तो नहीं होगा। अगर हो रहा होता तो जनरल कट ऑफ भाई 80, 75, 86 और 90 नहीं जा रहा होता, राइट। सो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एंशिएंट इंडिया को थोड़ा सा टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। चलिए तो पिक करते हैं। सबसे पहले जो मैं पिक करना चाहूंगा वो है कि हम सबसे पहले एक बार पिक कर लेते हैं स्टोन एज। स्टोन एज इंडिया का एक बार मैं पिक करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, 3 टाइमलाइंस बनाऊंगा, एक नॉर्थ इंडिया का, एक डेक्कन का और एक साउथ इंडिया का। उसमें सारी डायनेस्टीज जो जो इंपॉर्टेंट है उनका इवोल्यूशन आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टोन एज में देखते हैं। स्टोन एज जो सबसे पहले है, स्टोन एज क्या है भाई, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री स्टोन एज। यहां पे स्क्रिप्ट नहीं रहता आपके पास, स्क्रिप्ट नहीं है, राइटिंग डेवलप नहीं हुई है, नो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नॉट अवेलेबल। स्क्रिप्ट नहीं है भाई, स्क्रिप्ट नहीं है, तो यहां का हिस्ट्री वैसे ही हमको कम पता है, क्योंकि रिटन कुछ हिस्ट्री मिला नहीं है। तो जो चीजें हमको मिलती हैं हम उसी से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जो ये प्री हिस्ट्री वाला एज है इंडिया का, राइटिंग शुरू होने से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, तो उसको जनरली 3 पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट में। और हिस्ट्री कंसर्न होता है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, तो हम ये ले लेते हैं भाई 3 पार्ट। चलो 3 पार्ट, इसके आगे की कहानी अगले स्लाइड पे देखेंगे। 3 पार्ट में जो ओल्ड स्टोन एज होता है, सबसे पुराना ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज ले लेते हैं। ओल्ड स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है कि नहीं। ओल्ड स्टोन एज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टोन एज है इसको बोलते हैं, कहां लिखूं, हाँ चलो यहीं लिखते हैं, पैलियोलिथिक एज। चलो भाई इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। तो ये हो गया ओल्ड पैलियोलिथिक एज, ये हो गया मिडिल पैलियोलिथिक एज, है कि नहीं, ये हो गया न्यू पैलियोलिथिक एज, ये हो गया न्यू पैलियोलिथिक एज। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लोअर पैलियोलिथिक भी बोला जाता है, मिडिल पैलियोलिथिक भी बोला जाता है, अपर पैलियोलिथिक भी बोला जाता है। तो कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं। अब थोड़ा सा इसमें टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन जो है वो इसको 20 लाख साल
ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपके माइंड में ये चीजें डालने के लिए बोला जा रहा है, इसको याद मत रखना। 20 लाख साल से 4 लाख साल तक, 4 लाख साल से 40,000 साल तक, सब 10,000 साल पहले तक ये चल रहा होता है। ये आपको कई बार मिलेगा 8,000 से 6,000, और ये मिल जाएगा आपको 1,000। सब बीसीई में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पुराना टाइम है। तो चलिए अब थोड़ा, ये हो गया ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड मिडिल न्यू स्टोन एज, न्यू पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। इसके बाद जो एकदम स्टोन एज का लास्ट एरा है उसको अपन बोलते हैं नियोलिथिक एज। उसको अपन क्या बोल देते हैं दोस्त? नियोलिथिक एज, नया स्टोन एज, नया। ये न्यू पैलियोलिथिक एज है, ये न्यू स्टोन एज है। तो न्यू से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोअर मिडिल अपर याद रख लेना। चलो, इसके बीच एक ट्रांजिशनल फेज आता है, जो ट्रांजिशनल फेज है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? मेसोलिथिक एज बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको मेसोलिथिक एज बोल देते हैं, चलो बढ़िया है। अब जो इसमें मेजर चीजें आपको याद रखनी है, जिसपे सवाल बन सकता है, वो बस ये याद रखना है कि ये ओल्ड स्टोन एज, ये स्टोन एज को जो बांटा गया है, जो बांटा गया है स्टोन एज को, ये 2-3 चीजों से बांटा गया है। 2-3 चीजों जो फैक्टर्स, किस फैक्टर्स के थ्रू हम बोलते हैं कि ये स्टोन एज इस स्टोन एज से अलग है, ये स्टोन एज इस स्टोन एज से अलग है। तो इसको मैं हटा देता हूं प्री हिस्ट्री, क्योंकि मेरे को स्लाइड चाहिए, मेरे को स्लाइड चाहिए, इंफॉर्मेशन भरना है। तो जो स्टोन एज का डिवीजन है, ये जियोलॉजी, टूल्स एंड लाइफस्टाइल, इन तीनों चीजों पे बांटी गई है। अब तीनों चीजों पे बांटी गई है तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो पुराना ओल्ड स्टोन एज है, ये आइस एज था। इस समय धरती ठंडी थी, आइस एज था, सब तरफ बर्फ थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम में पूरा बर्फ था और इस समय इंसान का इवोल्यूशन हो ही रहा था। इंसान, कंप्लीट इंसान अभी नहीं बनता है, बाद में बनना चालू होता है। इस टाइम पे मिडिल पैलियोलिथिक एज है, ओल्ड पैलियोलिथिक एज में इंसान के प्री ह्यूमन स्पीसीज रहते हैं, होमिनिड्स बोलते हैं इसको। होमिनिड्स से चालू होता है, यहां से इंसान आने चालू होते हैं और यहां से इंसान आ जाते हैं, इंसान की हिस्ट्री चालू हो जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आइस एज है। तो जियोलॉजी वाइज ये आइस एज है। इसके बाद आइस एज खत्म हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्लिस्टोसीन, इसको बोलते हैं होलोसीन। इसके आगे होलोसीन चालू हो गया है, यहां पे आइस एज खत्म हो गया। अब टूल्स वाइज इन सब में डिस्टिंक्शन है। टूल्स वाइज भी जो इंसान इस समय था, पूरी तरीके से इंसान तो था ही नहीं, आधा इंसान था। तो ये अपनी जिंदगी जीने में, इनकी जिंदगी में क्या था भाई? खाने का इंतजाम करो और जिंदा रहो। उसके लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते थे। तो जो पत्थर वत्थर होते थे उसी के टूल्स बनाते थे। स्टोन एज है, इस समय मेटल्स नहीं आया है, तो मेटल का कोई नॉलेज नहीं है इंसान के पास। मेटल का कोई नॉलेज नहीं है तो जो टूल्स यूज करते थे उसकी बात कर लेते हैं। उसमें इस समय चॉपर्स, कहां लिखा जाए, हाँ चलो यहीं से चलते हैं। इस समय पे चॉपर्स एंड क्लीवर्स, इसका इस्तेमाल होता है। हैंड एक्स का भी इस्तेमाल होता है। तो यहां लिख दे रहा हूं हैंड एक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। हैंड एक्स, यहां पे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। हैंड एक्स मतलब सिंपल सा पत्थर, उसको थोड़ा सा शेप कर दिया गया, इसको बोलते हैं हैंड एक्स, इसको बोलते हैं चॉपर, इसको बोलते हैं क्लीवर। इसके बाद इस टाइम में फ्लेक टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक के टूल्स क्या होते हैं? छोटे पत्थर के, जो किसी पत्थर से तोड़ के आप छोटा पत्थर निकालते हो, फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे फ्लेक टूल्स को जरा सा शेप देने लगता है इंसान, और दिमाग बढ़ता है इंसान का, तो ब्लेड एंड ब्यूरेंस, ब्लेड टाइप उसको डेवलप करने लगता है। फिर जब और समय बढ़ जाता है, जब गर्म युग चालू होता है, तो इसी को बड़ा छोटे में, जो कि कैरी करना आसान हो, ऐसे पत्थर हम बनाने लगते हैं, जिसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। यहां माइक्रोलिथ्स का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद अब इंसान धीरे धीरे काफी समझदार हो गया है, बुद्धि चलने लगी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तो अब इंसान सेल्स का यूज करता है। सेल्स मतलब पॉलिश्ड एक्स होता है,
पॉलिश्ड एक्स और टूल्स, यानी अब थोड़ा ढंग का एक्स वैक्स बनाने लग गए, हाथ वाथ से लेके इस्तेमाल करने लायक। चलो ठीक है, अब दो चीजें हम देख चुके हैं, जियोलॉजी और टूल्स। अब हम जरा देख लेंगे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है भाई, अभी तो इंसान बड़ा बेसिक स्थिति में है, एकदम पुराने काल की बात करें तो लाइफस्टाइल इंसान का कैसा रहा होगा, कैसा रहेगा भाई, आता जाता कुछ है नहीं, अभी पूरा इंसान भी नहीं बना है, क्या करेगा, कहीं पे केव वेव में रहेगा, हंटिंग गैदरिंग करेगा, हंटिंग गैदरिंग करेगा। पूरा इंसान भी नहीं बना है भाई, अभी तो पूरा इंसान बना भी नहीं है, और इसमें भी हंटिंग गैदरिंग ही करता रहेगा। तो यहां भी लिख दे रहा हूं हंटिंग गैदरिंग, अभी भी इंसान उसी स्थिति में है, हंटिंग गैदरिंग ही कर रहा है, हंटिंग गैदरिंग ही कर रहा है, यहां भी हंटिंग गैदरिंग कर रहा है। अभी तो आइस एज है, तो जहां पे केव है वहीं पे छिप के रहता है, जानवर वानवर मिले मार के खा जाता है इंसान, और थोड़ा बहुत कुछ जानवर नहीं मिले तो जो चीज नेचुरली कहीं कुछ खाने वाने लायक मिला, उठा उठा के उसको खा पी के रेडी हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कहानी ये वाली खत्म हो जाती है। लेकिन मिसोलिथिक एज में ट्रांजिशन चालू होता है। मिसोलिथिक एज में अब समय क्या हो गया कि गर्मी होने लगी, आइस एज खत्म हो चुका है, तो अब इंसान बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने के कारण जरा जरा मूव करने लगता है, जरा जरा मूव करने लगता है। तो अब थोड़ा नोमैडिक या सेमी नोमैडिक भी बोल सकते हो, नोमैडिक भी है सेमी नोमैडिक भी है, कि भाई अब बाहर निकला, कहीं पे कुछ उगा हुआ दिखा पेड़ पौधा तो वहीं रुक के खाने पीने लग गया। समझ गए कि नहीं, पहले तो बर्फ था तो केव में घुसे हुए थे, अब बर्फ खत्म हुआ, बाहर निकले, घूमते हैं, जहां दिखा कुछ नेचुरली उगा है वहां रुक गए, जब तक आम वाम था खा पी के रेडी हुए, उसके बाद क्या किए, खत्म हो गया भाई वहां, तो दूसरे जगह चल दिए, तो थोड़ा हम वहां पे सेटल भी होने लग गए। तो सेमी नोमैडिक सेमी सेडेंट्री भी है, क्योंकि वहां आप थोड़ी टाइम के लिए सेटल भी हो जा रहे हो, और घूमने फिरने लगा, कभी खाना नहीं मिला तो धीरे धीरे कुछ जानवर वानवर को भी अपने साथ रखने लग गया, कि भाई जिस दिन खाना पीना नहीं मिलेगा काट फाट के इसको सफाया कर देंगे। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन इस बीच में इंसान का दिमाग ये चल रहा हुआ कि भाई साहब क्या हो रहा है कि कुछ कुछ उग रहा है, पेड़ पौधे दिखने लग गए, पहले तो पूरा बर्फ था, अब बहुत पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेक्स दिखने लग गए, मछली दिखने लग गई। इंसान को लगने लगा कि यार ये जो पेड़ पौधे उग रहे हैं इसको हम भी तो उगा सकते हैं। तो इंसान उसको धीरे धीरे ट्राई किया वहां उस जमाने में, और ट्राई करते करते इंसान की एक सबसे बड़ी डिस्कवरी नियोलिथिक एज में होती है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये इंसान यहां सीख जाता है, और जब एग्रीकल्चर सीखोगे तभी तो रूरल लाइफ चालू होगा, क्योंकि आप एक जगह सेटल हो सकते हो, वहां से आपको जब एग्रीकल्चर सीखोगे तो वहां से क्या होगा कि आप गांव में सेटल हो सकते हो, गांव में खाना पीना आपका उगता रहेगा। तो यहां से सोशल लिविंग यहीं से इंसान झुंड में रहना चालू किया था, बट यहां चूंकि एग्रीकल्चर बन गया है, अब प्रॉपर रूरल लिविंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रूरल लिविंग स्टार्ट हो जाएगा, बरियल स्टार्ट हो जाएगा, गांव में रहने लगोगे। तो इस तरीके से आप स्टोन एज को देख सकते हो। इसके कुछ साइट्स हैं जो कि आप पढ़े हो, अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, उसको रटने का कोई फायदा है नहीं अब, है कि नहीं। अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो अब नहीं याद होगा। और जितना मैं जानता हूं साइट्स वाइट्स इतना यूपीएससी नहीं पूछी अभी तक, बाकी अगर पूछ दी तो भी आपसे पूरे 100 सवाल में एक सवाल पूछेगी साइट्स का, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो बड़े इज्जत से उसको जाने दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, अब हम आना चाहते हैं, अच्छा ये जो स्टोन एजेस की बात हम कर रहे थे, ये पूरे इंडिया में स्टोन एज चल रहा था। तो स्टोन एज में एज सच नॉर्थ साउथ और ये सब बांटने की जरूरत नहीं है। तो अगर 2 मिनट में बस मैं अपना भारत बता दूं, अपना भारत 2 मिनट में बना लेते हैं, थोड़ा ढंग से ना बने क्षमा चाहूंगा, है कि नहीं। मैं भी अपने देश से उतना ही प्यार करता हूं जितना आप करते हो, बट ये केवल रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात से कि सर कैसा बना दिए हैं, कैसे मास्टर हैं, देश के साथ ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है कि नहीं। तो क्षमा चाहूंगा। बांग्लादेश पाकिस्तान सब अपना ही था यार, क्या है अपना ही है, जोड़ लो, क्या कौन लेगा। चलो ठीक है, एनीवेज आते हैं इधर। चलो, तो मुद्दे की बात क्या थी कि स्टोन एज
जितना आप अपन देखते हैं उसके मेजर साइट्स इधर भी दिखते हैं। इधर पुतवार प्लेट्यू है, मेहरगढ़ है, ये सब भी दिखता है। नियोलिथिक एज को आपको इधर मिल जाएगा, चौपानी मांडो, कोलदीवा, ये सब मिल जाएगा। यहां मिल जाएगा आपको चिरांद वाला एरिया। इधर लिख ही देता हूं इंपॉर्टेंट 2-4 साइट्स यार, कुछ तो याद रहे। बुरजाहम मिल जाएगा, है कि नहीं? यहां क्या मिल जाएगा भाई? चौपानी मांडो, बेलन वैली, ये सब इंपॉर्टेंट है। बेलन वैली में आपको राइस मिला था सबसे पहले। और मेहरगढ़ वाला जो ये एरिया है, इधर तो और भी है, जलीलपुर है, किले गुल मोहम्मद है, बट वो सब छोड़ते हैं। मेहरगढ़ में हमको वीट और बार्ले शुरू में चालू हुआ। मेहरगढ़ से ही प्रॉपर एग्रीकल्चर इंडिया में प्रॉपर शुरू होता है। यहाँ का एक फेमस साइट है चिरांद, है कि नहीं? तो ये सब स्टोन एज। उसके बाद इधर जाओगे नीचे तो वहां भी पय्यमपल्ली, तो पोलावरम, बहुत सारे साइट्स हैं, लिख देता हूं। फलना ढिकना जितने हैं, बहुत सारे साइट्स हैं, सब में नहीं जाते। ठीक, तो मेरा पॉइंट है ये मेजर साइट्स हैं, साइट्स को अभी छोड़ते हैं। इधर भीमबेटका तो सुने ही हो गए, एटलीस्ट भीमबेटका पता होना चाहिए। तो भीमबेटका, आदमगढ़, बहुत सारे साइट्स हैं, अभी उस पे लोड नहीं लेते हैं। तो यहां स्टोन एज से एग्रीकल्चर सीखने के बाद इंसान एग्रीकल्चर भी सीख गया, सोशल लिविंग प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया, सोसाइटी यानी रूरल सोसाइटी, है कि नहीं? तो रूरल सोसाइटी होना चालू हुआ, खेती होनी चालू हो गई। और इस बीच में इंसान ने कुछ मेजर डिस्कवरीज भी की। मेजर डिस्कवरीज में सबसे पहला पैलियोलिथिक एज में ही फायर ढूंढ लिया था इंसान ने। उसके बाद व्हील बनाया। जब एग्रीकल्चर हुआ तो पॉटरी बनाई, पॉटरी से क्या बनाए? पॉटर्स व्हील बनाए। तो ये सब नियोलिथिक एज में जब एग्रीकल्चर आएगा तभी पॉटरी आएगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि नहीं? चलिए, तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुए इसके बाद। नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया, इस तरीके से हम बांटेंगे। यहां से 3 पार्ट में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो नॉर्थ इंडिया में स्टोन एज के बाद, अच्छा नॉर्थ मतलब मैं पूरा नॉर्थ ले रहा हूं, उसमें वेस्ट और ईस्ट भी जुड़ा है। इस तरीके से हम ले रहे हैं, ये हो गया डेक्कन और ये हो गया साउथ। इस तरीके से हम 3 पार्ट में इंडिया को पढ़ रहे हैं, 1 2 3, है कि नहीं? तो इसमें ये वाला पूरा यानी वेस्ट ईस्ट नॉर्थ सारा कंबाइंड है, चलो, तो स्टोन एज के बाद नॉर्थ इंडिया में जो मेजर डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या ब्रॉन्ज एज भी इंडिया का बोल सकते हो, ब्रॉन्ज एज। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसका डेट 3300 BCE से अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है, चिंता करने की बात नहीं है, बट यही है मोटा मोटी, मोस्ट एक्सेप्टेड यही है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ये जो डेवलप हुआ है ये आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया से डेवलप हुआ है, अफगानिस्तान से लेके महाराष्ट्र तक और यूपी गुजरात, ये सारा एरिया इसमें कवर्ड था। अफगानिस्तान से लेके आप बोल सकते हो कहां तक? यूपी तक। और इधर कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर में भी साइट्स हैं, और इधर महाराष्ट्र तक ये पूरा एरिया ये इनक्लोज करता था इंडस वैली। इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। तो इंसान यहां से मेटल की दुनिया में घुसा था, लेकिन पहला मेटल जो इंसान जाना था वो कॉपर एज था। कॉपर एज भी इसी के इर्द गिर्द चलता है, उसको बताऊंगा, उसको एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो थोड़ा डेक्कन में रहेगा। तो वो स्लाइड भी मैं साथ ही डेवलप करना चाहूंगा, तो अब हम 3 स्लाइड्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, हम 3 स्लाइड्स पे स्विच करते रहेंगे। वो हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये हो गया हमारा डेक्कन, ये हो गया हमारा डेक्कन, ठीक है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया, अब भाई 1 घंटे में 1.5 घंटे में पढ़ाना है, तो नई नई मेथोडोलॉजी तो डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे पढ़ाया जाए भाई, कैसे पढ़ाया जाए जिससे सच में कुछ सेंस बने और 1.5 घंटे में बच्चे क्या हो रहा है, कुछ बच्चे सीख सकें। चलो भाई, यही करके देखते हैं।
इस मेथडोलॉजीज पढ़ के देखते हैं कि क्या फायदे हैं भाई ऐसे पढ़ने के। साउथ इंडिया में चलते हैं। चलो, तो तीनों जगह स्टोन एज अलग अलग टाइम पे खत्म हुआ था, उससे हमको ज्यादा अभी उसमें नहीं जाना है। तो जब यहां पे ब्रॉन्ज एज चलना चालू हुआ नॉर्थ इंडिया में, उसी टाइम पे, उससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद तक, यानी मैं बोलूंगा 4000 बीसी रख लो आप। 4000 बीसी से, बस ये डेक्कन नहीं है, राजस्थान भी है, तो अभी मैं बता देता हूं। 4000 से लेके इसको आप रख लो करीब कहां तक, 1000 बीसी तक। ये इंडिया का कॉपर एज है। ये इंडिया का क्या है, कॉपर एज है, कॉपर एज, कॉपर एज। और ये फर्स्ट मेटल है जिसके बारे में हमको जानकारी मिली इंसान को, कॉपर एज। इसी को चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, है कि नहीं, चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। और इसके जो साइट्स फैले हैं वो है राजस्थान, जो कि नॉर्थ में भी आएगा, पूरा डेक्कन यहां सही नहीं है, बट आपको समझने के लिए कि वहां इंडस वैली ऐसे है, उसी पे ओवरलैपिंग इसमें भी राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, और इनफैक्ट गैंजेटिक प्लेन यूपी में भी, इवन हस्तिनापुर, ये सब हम देखते हैं, ये सब एरिया में भी, यूपी में भी एक कॉपर होड कल्चर करके मिला था, कॉपर होड कल्चर। बट एनालिटिकली मैं उसको डेक्कन डाल दिया हूं ताकि दोनों में क्लैरिटी रहे। कॉपर होड कल्चर मिलता है। चलिए जाने दीजिए इसको, इसमें अभी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपका समय हो गया। अब देखते हैं, तो पहले कॉपर एज पे देख लेते हैं। तो जो कॉपर एज का टाइम था, यहां पे प्राइमरी मेटल, यहां कॉपर है, बट कॉपर के साथ साथ खूब सारा स्टोन यूज होता था क्योंकि कॉपर इतना अवेलेबल नहीं था, है कि नहीं। तो इसमें कायथा कल्चर, सवालदा कल्चर, मालवा कल्चर, पाटन प्रभास पाटन कल्चर, ये सब आप सुने होंगे, नहीं भी सुने जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके कुछ फेमस साइट्स हैं, गणेश्वर हो गया, जोधपुरा हो गया, इनाम गांव हो गया, ठीक है। तो ये सब जो डिटेल में पढ़े उनको जानना है, नहीं पता है तो भाई बहुत चिंता नहीं करनी है। जो याद रखना है उस मुद्दे पे आते हैं कि इसमें क्या याद रखना है। सबसे पहले ये था रूरल कल्चर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, और ये रूरल कल्चर था, रूरल कल्चर था पूरा का पूरा, इसमें अर्बनाइजेशन नहीं होता है, यानी यहां पे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं है, सरप्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी लो है, और इसलिए ये कल्चर्स इतने स्पेक्टेकुलर कल्चर नहीं बनते हैं, रूरल कल्चर बन के रहते हैं साथ में, और कुछ समय बाद ये खत्म हो जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब वापस आ जाते हैं जो अपना इसी सेम टाइम में आसपास, इधर देखो 4000 से 1000 की बात कर रहे हैं, इसी सेम टाइम में आसपास इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां से लेके महाराष्ट्र तक, यानी दोनों में एक ओवरलैप है। तो ये हो गया आपका, मान लो इंडस वैली, तो ये हो गया आपका कॉपर कल्चर। इस तरीके के मेजर साइट्स, हालांकि कॉपर कल्चर और जगह भी फैले हुए थे बट कंसंट्रेशन ऐसे था। तो ये आईवीसी चल रहा है, ये कॉपर कल्चर चल रहा है। कुछ साइट्स यहाँ कॉपर कल्चर वाले हैं, कुछ साइट्स आपको यहीं पे ब्रॉन्ज कल्चर के भी मिल जाएंगे, तो ज्यादा चिंता करने की बात उसमें नहीं है। इतना डिटेल में आपसे जीएस में पूछ दिया तो सबका माथा घूम जाएगा, इसलिए चिंता मत करिए। चलिए मुद्दे पाते हैं, ब्रॉन्ज एज पे आ जाते हैं। आईवीसी हटाता हूं, ज्यादा जगह खा रहा है। ब्रॉन्ज एज इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टेज है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ये भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, और चूंकि एग्रीकल्चर यहां पे एफिशिएंट थी तो काफी सरप्लस बन रहा था, और उस सरप्लस ने हेल्प किया इनको अर्बनाइज करने के लिए। यानी इसी को हम इंडिया का सिविलाइजेशन का भी राइज बोल सकते हैं। सिविलाइजेशन को कई लोग अर्बनाइजेशन से लिंक करते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी यहीं से होती है क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन यहां हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे हमको राइटिंग्स भी मिले हैं, राइटिंग्स मिले तो हैं, बट उसका स्क्रिप्ट हम नहीं समझ पाए हैं, तो उसके स्क्रिप्ट बारे में हमको क्लैरिटी नहीं है। इसके जो मेजर साइट्स हैं वो हड़प्पा और मोहनजुदारो, राखीगढ़ी, लोथल, ठीक है, ये सब आपके मेजर साइट्स हैं। बाकी इसमें साइट्स बहुत सारे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस पार्ट को आप, और अगर टाइम कम है और आप पढ़े नहीं हो तो आईवीसी थोड़ा सा पढ़ लेना, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलते हैं इस बीच में, इसी टाइम में साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। तो साउथ इंडिया में मोटा मोटी इस पूरे टाइम तक स्टोन एज ही चल रहा है।
कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो साउथ को अभी मैं यहीं छोड़ता हूं, यहां अभी भी स्टोन एज चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं वापस से नॉर्थ पे, वापस से हम आएंगे नॉर्थ इंडिया पे और देखने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी के डिक्लाइन के बाद तो आईबीसी उठता है, आईबीसी का पीक अर्बनाइजेशन होता है, ट्रेड स्टैब्लिश होता है पूरे वर्ल्ड के साथ। मेसोपोटामिया, इजिप्ट उस टाइम का जो वर्ल्ड था उससे हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास शिप्स के भी कनेक्शन होते हैं, लैंड रूट्स भी होते हैं, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा होता है, अर्बन क्राफ्ट्स आते हैं और आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट्स देखोगे तो आपको स्कल्पटिंग मिलेगी, बहुत अच्छा अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये सारी चीजें आप सुन चुके हो। 90 डिग्री पे रोड्स होते थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, वेल्स होती थी, है कि नहीं। जो सिटीज होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, अपर टाउन, लोअर टाउन, सिटाडेल होता था, है कि नहीं। सिटाडेल पे लोग रहते थे जो एलीट थे, प्लस वहां पे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरी हो गया, ये सब सिटाडेल पे होता था। जो लोअर टाउन है वहां जनरल जनता रहती थी, मास, हम लोग टाइप, आप लोग टाइप, आराम से सिंपल आदमी नीचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और इसका अर्बनाइजेशन होता गया। तो काफी टाइम तक ये कल्चर काफी स्पेक्टेकुलर कल्चर थी, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। वर्ल्ड में कोई भी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इतना एरिया कवर नहीं करता है, लेकिन इसमें ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स कम थे क्योंकि इंडिया में टिन का सप्लाई कम था और ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर प्लस टिन चाहिए, टिन था नहीं, टिन का सप्लाई कम था, बाहर से हम लाते थे अफगानिस्तान वाले एरिया से, इसलिए ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स कम मिले हैं। बट एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो काफी प्रॉस्पेरस एज था। लेकिन विथ टाइम ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लगा और उसके डिक्लाइन के जो कारण है वो मल्टीपल कारण दिए गए। शुरू में सोचा जाता था आर्यन इन्वेजन है, बट उसको अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। नेचुरल फैक्टर्स, फ्लडिंग, सिस्मिक एक्टिविटीज, समझ गए कि नहीं, क्लाइमेट चेंज, कभी फ्लड आना, कभी सूखा पड़ना, ये सारी चीजों से धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन उजड़ गया। और उसके बाद यहां से इंडिया का जो सबसे प्रोमिनेंट उस टाइम का अर्बनाइजेशन टाइम था वो खत्म होता है और इंडिया फिर से एक रूरल एज में चला जाता है। रूरल एज की अगर मैं बात करूं तो अब यहां 1300 लिखा हूं, यहां 1500 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ओवरलैप था। यहां से चालू होता है हमारा वैदिक पीरियड। जो अगला काल है हमारा वो है वैदिक पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वैदिक पीरियड। और ये है वैदिक पीरियड, एक सेकेंड, ये है वैदिक पीरियड आपके भारत में। चलो ठीक है, तो वैदिक पीरियड को भी जो लोग हैं वो दो टुकड़े में बांटते हैं। एक हो गया आपका क्या भाई, एक हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और कुछ बोलते हैं जो अगला पार्ट है उसको लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। कई लोग इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोल देते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और ये लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1500 से लेके मोटा मोटी ये 1000 बीसी तक चलता है कि नहीं। और ये लेटर वैदिक पीरियड 600 बीसी तक माना जाता है, कई लोग 500 बीसी भी मानते हैं, तो उसमें अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पार्ट में जो शुरू का वैदिक पीरियड, ध्यान सुनना, इसमें सबसे पहले वैदिक पीरियड में सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं, सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं, वो यहां पे सेटल हो जाते हैं, है कि नहीं। और इनके पास जो उस समय इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हॉर्स, है कि नहीं। हॉर्स के कारण थोड़ा सा मिलिटरली सुपीरियर होते हैं, है कि नहीं। संस्कृत इनका लैंग्वेज होता है, वो संस्कृत हालांकि अलग था, अब की संस्कृत में अंतर है, बट संस्कृत लैंग्वेज होता है। और हॉर्स लेके ये सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में बसते हैं। अब इंडिया में जब ये बसते हैं तो शुरू में ये आते हैं जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी पाकिस्तान वाला जो एरिया अभी चल रहा है कि नहीं। सप्त सिंधु एरिया बोलते थे, पंजाब, पाकिस्तान, सप्त सिंधु एरिया में सबसे पहले आर्यंस आते हैं। शुरू में 500 साल ये यहीं रहते हैं। इस टाइम इनके पास भी कुछ आयरन वायरन था नहीं, है कि नहीं। तो इस टाइम में ये क्या करते हैं, उधर ही बस जाते हैं, वहीं पे अपना जगह वगैरह बना रहता है, प्लेन है, वहां पे रहते हैं। बट अच्छा, एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन कोर इनका एग्रीकल्चर नहीं होता है। ये सब होते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले लोग। एनिमल हस्बेंड्री यानी पेस्टोरल्स होते हैं, चरवाहे, पेस्टोरल्स, है कि नहीं। तो मेजर डेयरी का जो प्रोडक्ट्स है वो इनके खाने पीने में रहता है। तो इनके लिए दो इंपॉर्टेंट जानवर यहां से आपको इमर्ज करते दिखेंगे, एक हो गया हॉर्स और दूसरे हो गया काउ, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका पूरा कल्चर इसी पे बेस होगा। बट शुरू में ये थोड़े सेमी नोमैडिक से रहते हैं, कि नहीं, सेमी नोमैडिक।
क्योंकि जब तक आप प्रॉपर खेती पे नहीं रिलाई करोगे तब तक आप प्रॉपर सेटल नहीं होगे। तो ये खेती पे रिलाई करते थे, ऐसा नहीं खेती इनके लाइफ में था ही नहीं, बट एग्रीकल्चर इनका कोर नहीं था, इनका मेजर फोकस एनिमल हस्बेंड्री पे रहता था। और इस टाइम में जो इनका लिटरेचर है, वो ऋग्वेद जो बोला जाता है, इनफैक्ट सेकंड से 7th चैप्टर ऑफ ऋग्वेद है, बट इतना मत रटो, पहली वाली चीज याद रखो बस कि शुरू में ऋग्वेदिक एरा था, इस टाइम का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। अच्छा, इस एज को वुमेन के लिए बहुत अच्छा एज बताया जाता है, प्लस ऑल्सो वुमेन के लिए बहुत अच्छा एज भी बताया जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो यहाँ की सोसाइटी थी उसमें पूरा का पूरा रूरल कल्चर है, और जो ब्राह्मणिक हिंदू कल्चर है उसका राइज यहां से होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ जाते हैं लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में बाद वाले सारे वेद लिखे जाते हैं, तो अदर वेदास लिखे गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, अदर वेदास यहां लिखे गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चूंकि इनको आयरन मिल गया है, आयरन मिल गया, तो हमको क्या मिलता है कि जो वेदास हैं उसमें खुद लिखा हुआ है कि आयरन मिलने के बाद ये जो वैदिक लोग थे, जो सप्त सिंधु पंजाब के रीजन में आए थे, वो एक्सपैंड करते हैं किस तरफ, ईस्टर्न साइड में, और जो नॉर्थ इंडिया है वहां धीरे धीरे बसने लगते हैं। अच्छा, पहले ये पेस्टोरल्स थे तो इनको जनास बोला जाता था, यानी ट्राइबल टाइप के ग्रुप थे जो घूमते रहते थे, ठीक है। अब आयरन आया तो और इनका पॉपुलेशन बढ़ने लग गया धीरे धीरे, तो ये ईस्ट की तरफ मूव करने लग गए, आयरन से जंगल को साफ करने लग गए और प्लेन में धीरे धीरे सेटल होने लग गए। अब ये पेस्टोरल से एग्रीकल्चर इनके लिए इंपॉर्टेंट बन गया, अब ये एग्रीकल्चर पे रिलाई करेंगे, समझ गए कि नहीं? अब ये एग्रीकल्चर पे रिलाई करेंगे, और जो ट्राइब था, जो पेस्टोरल था, जो घूमता रहता था, वो अब सेटल होने लगेगा और बनने लगेगा जनपद मतलब टेरिटोरियल हो जाएंगे। ये पहले पेस्टोरल थे, अब टेरिटोरियल हो जाएंगे। बाकी वेद लिख डालेंगे, ये समझ गए कि नहीं? और इस बीच में जो प्रॉपर आपका हिंदू कल्चर है, यहां से वर्णा सिस्टम, ऋग्वेद में ही वर्णा सिस्टम का वो है ओरिजिन, बट बाकी चीजें जैसे कास्ट सिस्टम आप देखते हो, गोत्र वोत्र जितनी चीजें देखते हो, ये सारी चीजें यहां पे डेवलप हो जाएंगी जो हिंदू समाज में इंपॉर्टेंट है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की गाड़ी अगर बढ़ाएं तो इसके बाद की जो अगली गाड़ी बढ़ती है, इसको आप 600 से ऑलमोस्ट मान लो 2nd सेंचुरी बीसी तक रख सकते हो, 2nd सेंचुरी बीसी तक रख सकते हो, 2nd सेंचुरी बीसी। तो ये जो जनपद हैं, जो धीरे धीरे छोटे छोटे अंपायर टाइप के इमर्ज कर रहे हैं धीरे धीरे, अब ध्यान से देखना, आयरन आने के बाद इनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है और ये वापस से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अर्बनाइजेशन की तरफ जब बढ़ने लगते हैं तो इनमें से कुछ जनपद बड़े हो जाते हैं और अब ये महाजनपद बन जाते हैं। महाजनपद यानी अंपायर्स का दौर चालू हो रहा है, राजा आने लग गए हैं, राजा अपना किंगडम बनाने लग गए हैं, समझ गए कि नहीं? और ये एरा जो ऋग्वेदिक एरा था, जो कि रूरल एरा था, यानी पहले अर्बन फिर रूरल, अब ये 2nd अर्बनाइजेशन एरा बनेगा इंडिया का। 2nd अर्बनाइजेशन यहां होगा, 2nd अर्बनाइजेशन यहां हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2nd अर्बनाइजेशन हो गया, महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस टाइम में जो वैदिक पीरियड है, इसमें चूंकि हिंदुइज्म डेवलप हुआ और ब्राह्मणिक अथॉरिटी काफी स्ट्रांग होने लग गई थी, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो ये हुआ कि भाई जन से बने जनपद, जनपद से बने महाजनपद, बड़ा सिंपल, अब बड़ा अंपायर बन गया। लेकिन यहां पे डेवलप हुआ हिंदुइज्म वैदिक एज में। हिंदुइज्म में कुछ कुछ जो लोगों को बुराइयां लगी कि भैया हम तो क्षत्रिय हैं, हम वैसे हमारे साथ ठीक ठाक व्यवहार नहीं हो रहा है, हम अपना धर्म बनाएंगे, तो उनके लिए कुछ नए नए थिंकर्स, फिलोसफर, रिलीजियस गुरु टाइप के लोग इमर्ज किए, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस इमर्ज किया, जो कि है जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म यहां से इमर्ज कर जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसी 16 महाजनपद में अपना मारकाट होता रहता है, और मारकाट होते होते एक इसमें से स्टार निकलता है जिसको बोलते हैं मगध, जिसमें बाद में जो स्टार निकलते हैं वो है मौर्यास, और इनका सेंटर पाटलिपुत्र बन जाता है। शुरू में हालांकि राजगिरी और ये सब रहता है, बट उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं।
पाटलिपुत्र बनता है और यहां से एक इंपॉर्टेंट राजा इमर्ज करते हैं, अशोका, जिनके बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते ही होंगे अशोका के बारे में, है कि नहीं। पॉलिसी ऑफ धम्मा और उनके अशोकन पिलर्स, ये सब काफी फेमस है, ठीक है। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी तक ये मौर्यन अंपायर इनफैक्ट फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक घुस जाता है, और उसके बाद मौर्यास इंडिया का पहला सॉर्ट ऑफ पैन इंडिया अंपायर बनाते हैं, पैन इंडिया अंपायर बनाते हैं, जिसमें पूरा इंडिया ऑलमोस्ट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा टुकड़ा और एकदम डीप साउथ का थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ के सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया नॉर्थ की कहानी। लेकिन इसी समय में कहां गया भाई, हाँ, इसी समय में डेक्कन में जब चैल्कोलिथिक एज डिक्लाइन होता है तो डेक्कन किसके कंट्रोल में आने लगता है। चलो, तो ये चैल्कोलिथिक एज चलता रहता है, इनफैक्ट थोड़े टाइम तक रूरल चलता रहता है, लेकिन जब मौर्यास आते हैं तो ये आ जाते हैं, ये भी एरिया आ जाता है कहां, अंडर मौर्यास। हालांकि शुरू में नहीं ये रूरल रहता है, यहां ऐसे ही छोटा मोटा कल्चर एग्जिस्ट करता है रूरल, लेकिन इनका मेजर डेवलपमेंट क्या होता है कि यहां पे मौर्यास पूरा एरिया ले लेते हैं, मौर्यास का प्रेजेंस आ जाता है। तो मौर्यास के आते ही ये लोग बड़ा जो नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट हुए थे, आयरन एज और स्टेट बनना और एवरीथिंग, ये सारा एक बार में यहां हो जाता है, मौर्यास आ जाते हैं। और जो डीप साउथ है, जो अपना डीप साउथ है, वहां पे स्टोन एज चलते चलते एक अलग ही एज आ जाता है। अलग एज तो एग्जैक्टली नहीं है, बट इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोला जाता है मेगालिथिक एज। स्टोन एज ही एक नए रूप में आता है जिसको बोलते हैं मेगालिथिक एज। मेगालिथिक एज इसको क्यों बोला जाता है, बड़े स्टोन्स का एज, बिग स्टोन्स का, बिग स्टोन्स। तो स्टोन एज ही डेवलप होके बड़ा स्टोन एज बन जाता है, बड़े स्टोन्स का एज, जिसमें क्या होता है, एक्चुअली इस कल्चर में क्या होता है कि आपको दिखेगा जहां लोग को बरी किए हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े स्टोन चारों तरफ लगाए हुए हैं। समझ गए कि नहीं। और यहां जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो हमको अर्न बरियल्स मिलते हैं, अर्न बरियल्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए रखो। साउथ का जो मेजर डेवलपमेंट है वो इसके बाद होगा। चलो, तो अब जिस समय मौर्यास रूल कर रहे हैं, तो मौर्यास के इनफैक्ट अशोकन पिलर पे ही हमको देखने को क्या मिलता है कि मौर्यास जब रूल कर रहे हैं तो यहां डीप साउथ में वर्णन है चार नेबर्स के मौर्यास का, जो डीप साउथ यानी तमिलनाडु केरला वाले एरिया में थे। तो अशोकन पिलर्स में हमको जानने को मिलता है कि यहां इस टाइम में रूल कर रहे होते थे केरला पुत्रास, सतिया पुत्रास, चोलास एंड पांड्यास, चोलास एंड पांड्यास, ये यहां पे रूल कर रहे थे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे ये 4 से धीरे धीरे खत्म होके 3 बन जाते हैं, केरला पुत्रास। तो मान लो थोड़े टाइम, कुछ टाइम बाद हमको सतिया पुत्रास नहीं दिखते हैं, तो दिखते कौन है, दिखते हैं चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और ये 300 एडी तक ऐसे ही साउथ चलता है, ये तीनों अंपायर रहते हैं, और ये तीनों अंपायर अपना अपना टाइम में, इसी टाइम को साउथ इंडियन हिस्ट्री में संगम एज भी कहा गया है। संगम एज जो सुनते होगे, पहले मेगालिथिक एज आता है साउथ में, फिर संगम एज आता है। इस टाइम में संगम लिटरेचर, जैसे कि इट्टू टोगई, पट्टू पट्टू, तोलकापियम, ये सारी चीजें इस टाइम में लिखी गई हैं। तो ये कुछ छोड़ते हैं अपन, और ये जो एरा है इसको बोलते हैं संगम एज। यहां पे संगम लिटरेचर का वर्णन हुआ है, जैसे इधर वैदिक एज में वैदिक लिटरेचर बना था, वैसे ही संगम एज में संगम लिटरेचर लिखा था, और डेक्कन मौर्यास के कंट्रोल में आ जाता है। चलो कोई नहीं, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, तो एक बार मैं मैप पे लेकर आता हूं। मान लो अपना ये भारत है, मान लो बस, मान लेना बस, चलो कोई नहीं, मान लो ये अपना भारत है और ये रहे अपने मौर्यास।
ऑलमोस्ट पूरे भारत को कैप्चर कर चुके हैं, थोड़ा नॉर्थ इंडिया छोड़ दो, है कि नहीं। तो अब जो ये एज था, कहीं नियोलिथिक एज चल रहा है, कहीं मिसोलिथिक एज, कहीं फलना एज, कहीं ढिकना एज, सब खत्म। एक बार में मौर्य सबको पहुंचा दिए भैया आयरन एज में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मौर्यास कैप्चर कर लिए, पूरा मौर्यास ने कैप्चर कर लिया। यहां कौन बच गए भाई, बता ही दिया, केरला पुत्रास, सतिया पुत्रास, चोलास, पांड्यास। ठीक है, ये बाद में खुद क्या बन जाते हैं भाई, चेरास और चोलास और पांड्यास, ये बाद में बन जाते हैं। और मौर्यास टूट जाते हैं, मौर्यास खत्म हो जाते हैं। और जब मौर्यास खत्म हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मौर्यास के रूल के बाद मौर्यास जब टूट जाते हैं, मौर्यास जब टूट जाते हैं, मौर्यास जब टूट जाते हैं, तो इंडिया प्रैक्टिकली 3 अलग अलग पॉलिटिकल जोन में बंट जाता है, या आप सिंपल कह सकते हैं 3 अलग अलग एरियाज में एनालिटिकली भारत बट जाता है। और एक इधर तो ये थे ही, इधर कौन है, चेरा चोला पांड्या, तो ये हो गया रीजन नंबर 1, ये हो गया रीजन नंबर 2, ये हो गया रीजन नंबर 3, और ये हो गया रीजन नंबर 4। ठीक, तो जब हम नॉर्थ पढ़ेंगे तो अब नॉर्थ 2 टुकड़ों में टूट गया है, एक है अपना वेस्ट, एक है अपना ईस्ट। डेक्कन अभी भी डेक्कन है, और साउथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साउथ का तो हम देख लिए। तो हम अब वापस चलते हैं टाइमलाइन पे, आपको 2 मिनट में समझ आएगा ये क्या था। ये क्या था भाई, ये था कि अब मौर्यास का जो टाइम है, मौर्यास का जो टाइम है, मौर्यास के बाद जो नॉर्थ है, इसमें 2 अलग अलग लाइन निकलेगा, 2 अलग अलग लाइन निकलेगा। एक है आपका वेस्ट और एक है आपका ईस्ट। चलो ये भी ठीक है, वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ 2 टुकड़ों में बट जाता है मौर्यास के बाद। चलो ठीक है, तो जब नॉर्थ 2 टुकड़ों में बट जाता है, तो आप जरूर सुने होंगे मौर्यास के टाइम में इंडो ग्रीक्स आके अफगानिस्तान वाले एरिया में बैठे रहते हैं। और जो इंडो ग्रीक्स रहते हैं, जो ग्रीक्स रहते हैं, जब मौर्यास टूटते हैं तो इंडो ग्रीक्स को मौका मिल जाता है। इंडो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट में अपना अंपायर शासन बना लेते हैं। तो जो सबसे पहला अंपायर यहां बनता है वो है इंडो ग्रीक्स। और ये जो हम टाइम की बात कर रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेके ऑलमोस्ट 2nd सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट 3rd भी बोल सकते हो, 2nd 3rd लिख दो, सारा बता देंगे हाँ एक ही बार में। तो यहां हो जाते हैं इंडो ग्रीक्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स इंडिया में नया कॉइनेज लेके आते हैं, कॉइनेज इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन लेके आते हैं। और इसी से हम ये भी जान लें कि जो पहला कॉइन इंडिया में आया था, फर्स्ट कॉइन, वो महाजनपद एरा में आया था, जिसको पंचमार्क्ड कॉइन बोलते हैं। पंचमार्क्ड कॉइन महाजनपद एरा में आया था। लेकिन पंचमार्क्ड कॉइन बड़ा इरेगुलर घटिया सा सिक्का था, बड़ा शेप वेप में नहीं था। लेकिन जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स बढ़िया कॉइन्स बनाना चालू किए, थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स जिसपे थोड़ा आर्ट हो, डिजाइन हो, बढ़िया बढ़िया, समझ गए कि नहीं। राजा का नाम, डेट वेट लिखा हुआ, एक तरफ भगवान बने, एक तरफ ग्रीक राजा बने हैं। बाइलिंगुअल कॉइन्स थे, एक तरफ इंडियन लैंग्वेज लिखा है, एक तरफ ग्रीक लैंग्वेज लिखा है। तो इंडो ग्रीक सबसे पहले रूल करते हैं। और जब इंडो ग्रीक्स रूल करते हैं तो थोड़े टाइम तो ये रूल करते हैं, लेकिन सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, वहां से कुछ लोग भारत पे नजर बनाए रहते हैं। जैसे सबसे पहले वैदिक लोग आए थे, वैसे इंडो ग्रीक्स वहां रूल करते हैं। और उसके बाद एक एक करके ग्रुप्स आते जाता है अपना नॉर्थ वेस्ट में, जिनका नाम है शाकास, जिनके बारे में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन्होंने सत्रप सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। केवल ये याद रख लेना, सत्रप सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंडो ग्रीक्स का कॉइन में कंट्रीब्यूशन है, ये लोग सत्रप सिस्टम लेके आए। ये सबसे पहले गोल्ड कॉइन लेके आए थे, ये सत्रप सिस्टम लेके आए शाकास। फिर शाकास के बाद एक और ग्रुप आया जिसको बोलते हैं पार्थियंस, ठीक है, पार्थियंस। और इनके बाद जो ग्रुप आता है उनको बोलते हैं कुशन्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुशन में फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा जिसका नाम है कनिष्क। कुशन्स कुशन्स का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है कि नहीं। और इनके टाइम में जो कुशन्स हैं, इनके टाइम में इंडिया में सबसे प्योर और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। उसका रीजन है कि कुशन्स का अंपायर बहुत बड़ा अंपायर था।
सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ इंडिया पूरा इनके अंडर था। तो इंडिया में भले एक छोटा टुकड़ा दिखता हो हमको कि वेस्ट ही तो था, लेकिन इनका अंपायर बाहर फैला हुआ था, सिल्क रूट उसके बीच से गुजरता था, ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, इसलिए प्रॉस्पेरिटी, टैक्स, रेवेन्यू, गोल्ड कॉइन भी ये लोग सेंट्रल एशिया से गोल्ड उठा लेते थे, तो बहुत ज्यादा गोल्ड का सप्लाई अपने को देखने को मिलता है इस टाइम पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, और बाद में इनके बाद एक और ग्रुप जो कि प्रोमिनेंट होता है उनको बोलते हैं वेस्टर्न क्षत्रपास। वेस्टर्न क्षत्रपास शाकास के ही टूटे फूटे एक ग्रुप थे जो खुद को रूल बचाए रखे, और शाकास भले ही पहले खत्म हो जाते हैं, ये टिके रहते हैं, ये लगे रहते हैं। ईस्ट में मौर्यास को हटाने वाले थे शुंगास। शुंगास ने ईस्ट इंडिया में रूल किया, मौर्यास के बाद रूल किया शुंगास ने। शुंगास का रूल चला। शुंगास के राजाओं ने भी, शुरू में बोला जाता था कि शुंगास बुद्धिज्म के अगेंस्ट हैं क्योंकि ब्राह्मण्स थे, लेकिन शुंगास ने भी बुद्धिज्म के ग्रोथ में उसके स्तूपास और ये सब में कंट्रीब्यूट किया है। चलिए, तो शुंगास के बाद जो अगला है वो आते हैं कनवास, और उसके बाद मित्रास आते हैं। वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको जाने देते हैं। ये आपका ईस्ट का डेवलपमेंट था। चलिए, ये हो गया ईस्ट का डेवलपमेंट। और अब मौर्यास थे, मौर्यास टूटे हैं। मौर्यास टूटने के बाद डेक्कन का एक बड़ा स्टार अंपायर फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी बीसीई तक, थर्ड सेंचुरी एडी तक, थर्ड सेंचुरी एडी या सेकेंड सेंचुरी एडी भी कहीं कहीं रहता है, बट थर्ड सेंचुरी लिख सकते हो, ठीक है। तो मौर्यास के अंडर तो पूरा देश था। तो मौर्यास के टूटने के बाद ईस्ट में ये हुआ, वेस्ट में ये हुआ, और डेक्कन में क्या हुआ? डेक्कन में एक नया अंपायर आता है जिनको बोलते हैं सतवाहनास। इनको बोलते हैं सतवाहनास। सतवाहनास किस चीज के लिए फेमस है? सतवाहनास में जो किंग्स होते हैं इनका नाम, सतवाहनास के किंग का जो नाम होता था वो होता था किससे? वो होता था मदर पे बेस्ड, मदर्स नेम रखते थे, बट ये मैट्रिलिनियल नहीं थे, अथॉरिटी फादर का ही चलता था। सतवाहनास के एक बहुत बड़े दुश्मन थे वेस्टर्न क्षत्रपास। सतवाहनास और वेस्टर्न क्षत्रपास का खूब लड़ाई चलता है। तो एक ये चीज पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, सतवाहनास की एक्चुअल में जो सबसे जोरदार कन्फ्लिक्ट चला था, कन्फ्लिक्ट विद वेस्टर्न क्षत्रपास। वेस्टर्न क्षत्रपास, अब वेस्टर्न क्षत्रपास कौन है? वेस्टर्न क्षत्रपास अभी बताया हूं भाई, इधर इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियन, कुशन और वेस्टर्न क्षत्रपास। चलो ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रपास यहां से आते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट विद वेस्टर्न क्षत्रपास होता है। सतवाहनास के बारे में पढ़ोगे, सतवाहनास लीड कॉइन खूब सारे लेकर आए थे। सतवाहनास खूब सारे लीड कॉइन्स लेके आए थे, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी कम है। चलिए, तो और अब इधर साउथ में इस समय तक का डेवलपमेंट हम जानते ही हैं, इस समय तक का डेवलपमेंट हम जानते ही हैं। तो अब हम वापस से जाना चाहेंगे किधर? हम जाना चाहेंगे नॉर्थ में, और इंडिया की गाड़ी आगे ले जाएंगे। नॉर्थ में वापस से एक बार एक और लाइन खींच लेते हैं, नॉर्थ का एक और लाइन खींच लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का एक और लाइन लेते हैं, चलो ठीक है। तो अभी आपको नॉर्थ इंडिया में ईस्ट और वेस्ट वाइज बताया, तो ईस्ट और वेस्ट वाइज अगर मैं बोला था तो यहां मैं लिखाया था आपको ग्रीक्स, यहां बोला था शाकास, यहां बोला था पार्थियंस, यहां बोला था कुशंस, और यहां बोला था वेस्टर्न क्षत्रपास। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट, ये है वेस्ट इंडिया की स्थिति। वेस्ट और ईस्ट जोड़ के अपना नॉर्थ बन रहा है यहां पे, ठीक है। यहां थे शुंगास, कनवास, ठीक है, और मित्रास उनको छोड़ते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, फालतू का उनको क्यों फुटेज दें। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। और यहां से धीरे धीरे करके ईस्ट में एक नया अंपायर इमर्ज करता है जो जाके बड़ा अंपायर बनेगा। इधर ही इमर्ज करते हैं गुप्तास, और यही गुप्तास बाद में सबसे बड़े अंपायर बनते हैं एंशिएंट इंडिया के, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अंपायर्स। गुप्ता एज चालू होता है यहां,
ठीक है कि नहीं? तो गुप्ता एज चालू हो जाता है। गुप्ता एज को आप ले सकते हो 3rd सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी तक, 6th सेंचुरी एडी तक, है कि नहीं? और गुप्तास भी जो है ये ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया पे रूल करते हैं, ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया पे रूल करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरे, इनके टाइम पे ट्रेड, उसके बाद आर्टिसंस, ये सब बहुत फ्लोरिश करते हैं, है कि नहीं? जो अगली चीज है, मौर्याज जो ऑल इंडिया अंपायर बनाए थे उसमें हैवी ब्यूरोक्रेसी था। इनमें क्या, ये लाइट ब्यूरोक्रेसी, फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर्स पे चीजें रन करते हैं, फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर्स पे रन करते हैं। इसलिए गुप्ताज और सतवाहनास का बड़ा रोल है इंडियन फ्यूडलिज्म को प्रमोट करने में। इनके टाइम फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर्स, यानी राजा सब कुछ कैप्चर नहीं करता था, अपने फ्यूडेटरीज रखता था, जिनको आप छोटू किंग बना के अपने अपने एरिया का बॉस बना देते थे। तो गुप्तास के लिए वो यूजफुल होता था, जरूरत पड़ने पे लोग हेल्प करते थे। लेकिन बाद में जब गुप्तास कमजोर हुए तो यही लोग सरदर्द बन गए गुप्तास के लिए। चलो, ये मॉडल हो गया। अगली चीज ये है कि गुप्तास में भी गोल्ड कॉइन हमको देखने को मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब गुप्ता एज बढ़ने लगता है तो गोल्ड कॉइन की संख्या, प्योरिटी, ये सब कम होने लगती है, क्योंकि कुछ कारण थे, हुन्स अटैक, ये बताऊंगा भाई। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, और गुप्तास में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त II ये सब इंपॉर्टेंट राजा हैं, कुमारगुप्त हैं। लेकिन गुप्ता एज को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुप्ता एज के कुछ कुछ मेजर चीजें हैं कि यहां पे कंटेम्पररी हिंदुइज्म शेप होता है, कंटेम्पररी हिंदुइज्म। तो जैसे मैं आपको बताया था कि वैदिक एज में हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म आता है, लेकिन उसके बाद महाजनपद एज में बुद्धिज्म और जैनिज्म फैल जाता है इंडिया में, हिंदुइज्म भी रहता है। लेकिन गुप्ता एज में हम देखते हैं हिंदुइज्म का एक रिवाइवल होता है, हिंदुइज्म में भक्ति के एलिमेंट्स आते हैं, कृष्णा वर्शिप प्रोमिनेंट होने लगता है, हिंदू लिटरेचर्स कंपाइल होने लग जाते हैं। तो हिंदुइज्म का एक एज वापस से इमर्ज करता है गुप्ता टाइम में। पहली चीज ये हो गई, फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर, ये हो गया ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया। चलो, तो और अब गुप्तास में क्या बता सकते हैं कि गुप्तास सबको कैप्चर नहीं करते थे, तो गुप्तास अलायंसेस बहुत बनाते थे। तो गुप्तास का अलायंसेस में एक तो फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर बता चुका हूं, साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे क्यों अलग से मैं बता रहा हूं, क्योंकि वकाटकास से जो इनके टाइम में डेक्कन में आएंगे, अगले पेज में बढ़ाऊंगा, उनसे इनका मैट्रिमोनियल अलायंस रहता है और वो बहुत हेल्प करता है इनको वेस्टर्न क्षत्रपास को हराने में। तो ये गुप्ता एज की बात हो गई, है कि नहीं? तो गुप्ता एज में भी हम क्या देखते हैं, अर्बनाइजेशन भी होता है, इंडिया में अर्बनाइजेशन भी होता है। हालांकि बाद में सब अर्बनाइजेशन कम होने लगता है लेटर गुप्ता एज में। चलो, एनीवेज, अर्बनाइजेशन होता ही है, नॉर्थ इंडिया सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकली यूनिफाई भी हो जाता है। लेकिन जो गुप्ता एज में एक और चीज याद रखने की जरूरत होगी आपको, वो है कि यहां हुन्स अटैक, ये हुन्स भी उधर से ही आए थे, अगेन सेंट्रल एशिया वाले रीजन से नॉर्थ वेस्ट में हुन्स का अटैक होता है, और यही गुप्तास को बाद में तोड़ने में एक बड़ा फैक्टर बनता है, हुन्स का अटैक। लेकिन इन सब चर्चाओं के बाद गुप्ता एज की जो सबसे बड़ी खासियत है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहा जाता है। गोल्डन एज है ये इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। ऐसा क्यों? तो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले टेंपल यही लोग बनवाए, टेंपल, इससे पहले केव्स बनते थे, ये लोग टेंपल बनवाए। सेकंड, इनका कॉइन आर्ट बड़ा जबरदस्त है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते दिखेंगे, कुमार देवी और चंद्रगुप्त आपको कॉइन्स पे दिखेंगे। तो कॉइन आर्ट का भी पीक यही हुआ था, जिसको न्यूमिस्मेटिक आर्ट भी बोलते हैं। आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट टेंपल में था। लिटरेचर के लिए बारे में आप सुने ही होंगे, लिटरेचर यहाँ पे एक से एक सेक्युलर और रिलीजियस दोनों लिखे गए हैं। रामायण महाभारत भी कंपाइल हो रहा था, उसके साथ आपके कालिदास भी थे, अमर सिम्हा भी थे, एक से एक स्कॉलर्स, शूद्रका भी थे, सब लोग इसी टाइम पे लिख रहे थे। तो लिटरेचर का भी मेजर डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला जाता है। लेकिन जब इधर गुप्ता एज चल रहा था तो उसी समय डेक्कन में राज चल रहा था, सतवाहनास टूट जाते हैं। सतवाहनास
टूट जाते हैं और यहां पे इमर्ज करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायनास्टीज जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले वकाटकास। सतवाहनास के टूटने के बाद सतवाहनास पूरे एरिया लिए रहते हैं, तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट इमर्ज करते हैं वो वकाटकास हैं, लेकिन इनके साथ इमर्ज करते हैं इक्ष्वाकुस और कदम्बाज। ये नाम याद रखना क्योंकि ऑर्डर में डालने में आपको काम आएगा। 3rd सेंचुरी बीसी से इसको आप लिख सकते हो फिफ्थ सेंचुरी तक लिख लो, 5th सेंचुरी एडी तक। हालांकि 6th भी बोल सकते हो, 550 तक वकाटकास रहते हैं, लेकिन इक्ष्वाकुस और कदम्बास को के कारण मैं 5th सेंचुरी एडी ही लिख रहा हूं। तो जो प्रोमिनेंट इमर्ज करते हैं इसमें से वो इमर्ज करते हैं वकाटकास। समझ गए कि नहीं? अब वकाटकास इनके टाइम में क्या चल रहा है भाई? सतवाहनास और वकाटकास का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जिसमें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आप सुने होंगे। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अजंता केव्स, इस सब में भी, अजंता केव में भी वकाटकास का मेजर कंट्रीब्यूशन और सतवाहना का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अजंता केव जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक बना है धीरे धीरे, तो उसमें भी इन दोनों का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये हो गई आपकी डेक्कन की स्थिति, है कि नहीं? और साउथ में क्या होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सतवाहनास के टूटने के बाद, सतवाहनास के टूटने के बाद जो आंध्रा वाला रीजन है इन सब को हटा देता है और एक नया एज आता है डीप साउथ में, जिसको बोलते हैं कालभ्रास एरा। कालभ्रास एरा, इनको कई बार हिस्ट्री में अनसिविलाइज्ड ग्रुप की तरह दिखाया गया है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये लोग इनके टाइम में लिटरेचर भी लिखा गया है, जैनिज्म बुद्धिज्म का ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ कारणों से इनको बड़ा अनसिविलाइज्ड बताया जाता है, इसलिए आप इनके बारे में ज्यादा सुने भी नहीं होंगे, इनके बारे में जानकारी भी कम मिलती है। बट चेरास, चोलास, पांड्यास के बाद इनको रिप्लेस करते हैं कालभ्रास डीप साउथ में। डीप साउथ के जस्ट ऊपर लेकिन साउथ की हिस्ट्री में एक जो प्रोमिनेंट एम्पायर है वो इमर्ज कर रहा होता है, जिनको बोलते हैं पल्लवास। पल्लवास ऑफ कांची आप सुने होंगे। पल्लवास के पास भी वही कंट्रीब्यूशन है जो गुप्तास का है नॉर्थ में। पल्लवास ने साउथ में पहली बार आर्किटेक्चर में टेंपल बनवाया था, तो आप बोल सकते हो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत इन्होंने ही कराई। द्रविडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत इन्होंने कराई, और वैसे ही नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत किन्होंने कराई भाई? गुप्तास ने कराई। टेंपल्स बनाए, इसको नगारा स्टाइल टेंपल की शुरुआत गुप्तास ने कराई, बाद में भले वो इवॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ गए? यहां द्रविडियन स्टाइल टेंपल्स पल्लवास बनवाते हैं, है कि नहीं? शुरू में ये केव से स्टार्ट करते हैं, महाबलीपुरम और ये सब एरियाज आप पढ़े होंगे, धीरे धीरे करके ये टेंपल बनवाने लगते हैं, जैसे शोड टेंपल हो गया। चलिए तो पल्लवास के बारे में और ज्यादा कहानी क्या सुनना है? इनका मारकाट हो रहा था, पल्लवास का मारकाट चलता रहता था, चालुक्यास से भी चलता है और उधर चालुक्यास का हर्षास चलता है, तो उस सब में अभी नहीं घुसना है। मारकाट कोई नहीं पूछने वाला है कौन किससे मार कर रहा था, इसमें काम करते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका। अब हम अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं, और गुप्तास का जो रूल था, अब गुप्तास भी कुछ समय बाद टूटने लगते हैं, और गुप्तास टूट के क्या बन जाते हैं? लेटर गुप्तास, है कि नहीं? 7th सेंचुरी तक लेटर गुप्तास, जो कि पाटलिपुत्र, इनका एरिया छोटा हो जाता है क्योंकि हुन्स इनको धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, प्लस इनका ट्रेड भी गिर जाता है। लेकिन इस बीच में कुछ कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें कौन है? उसमें जो पहला है, जब गुप्तास नॉर्थ इंडिया को टूटते हैं तो फिर से नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे अंपायर्स में टूट जाता है कि नहीं? तो इसमें एक तो लेटर गुप्तास बचते हैं जो छोटे से एरिया पाटलिपुत्र में रूल कर रहे हैं, इसके साथ पुष्य भूतिस ऑफ थानेसर, चलो दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैत्रकास, है कि नहीं? और मौखारीस।
ये मेजर अंपायर इमर्ज करते हैं, छोटे छोटे अंपायर होते हैं, लेटर गुप्तास, पुष्यभूतिज और पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, मैत्रकास और मौखारीज, ये इमर्ज कर जाते हैं। और इसमें से पुष्यभूति ऑफ थानेसर में वर्धन डायनास्टी आती है, जिससे इमर्ज करते हैं हमारे एंशिएंट इंडिया के नॉर्थ के एक और इंपॉर्टेंट किंग, जिनको बोलते हैं हर्षवर्धन। आप सुने होंगे हर्षवर्धन। हर्षा इमर्ज करते हैं और हर्षा भी धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाई कर देते हैं। हर्षा के डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। एंशिएंट इंडिया में आप कह सकते हो कि हर्षा लास्ट मेजर किंग है नॉर्थ इंडिया के, एंशिएंट इंडिया में, जिनके टाइम में नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकली यूनिफाइड रहता है। ठीक है, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, थानेसर आपका हरियाणा वाला एरिया हो गया, वहां से वर्धन डायनेस्टी आ जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इधर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इधर वकाटकास और ये सब डिक्लाइन करने के बाद साउथ में जब उधर हर्षा का रूल रहता है, इधर ले लो 7th सेंचुरी, और इस वाले रीजन में साउथ की हिस्ट्री का अगला सबसे इंपॉर्टेंट अंपायर जिनको बोलते हैं चालुक्यास, और ये अर्ली चालुक्यास हैं, तो चालुक्यास ऑफ बदामी या वटापी भी बोलते हैं। और यही साथ में लड़ाई करते करते ईस्टर्न चालुक्यास को भी सेटल करा देते हैं। ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, जो कि आंध्रा से रूल करते थे और ये कर्नाटक से रूल करते थे, बदामी वटापी दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली चालुक्यास हैं, अर्ली चालुक्यास आ जाते हैं और यहां से हम ट्रांजिशन कर जाते हैं किसमें, मेडाइवल हिस्ट्री में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका पल्लवास का युग। और यहां पे कालभ्रास एरा खत्म होने के बाद साउथ में वापस से क्या होता है, रिसर्जेंस होता है। रिसर्जेंस ऑफ पांड्याज वापस से इमर्ज करते हैं, है कि नहीं। पांड्याज वापस से इमर्ज करते हैं 550 एडी से कंटिन्यू करते हैं और 700 जो वहां पे हमारा एंशिएंट खत्म होता है, वहां तक इनका दबदबा साउथ में रहता है पांड्यास का। बाद में हम देखेंगे कि पांड्यास को हटा के जब हम ट्रांजिशन करते हैं मेडाइवल में, तो यहां चोलास आ जाते हैं, तो यहां पांड्यास हो गए। उससे पहले कालभ्रास और पल्लवास थे, और पल्लवास भी थोड़े टाइम खींचते हैं, पल्लवास थोड़े टाइम और खींचते हैं, और चालुक्यास पल्लवास के बाद वहां पे राष्ट्रकूटास आते हैं। वो सब मेडाइवल की बातें हैं। तो ये एक छोटा सा टाइमलाइन है आपके लिए। इससे आप सॉर्ट ऑफ आपको किस ऑर्डर में डायनेस्टीज आए हैं एंशिएंट इंडिया में, वो उनके मेजर डेवलपमेंट्स, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये चीजें समझने में मदद मिल सकती है। बाकी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिए, मचाइए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।